क्या मायोंग में सफेद जादू की तरह काला जादू अभी भी फैला हुआ है? काले जादू से क्या क्या हो सकता है? बहुत से सवाल अभी भी जहन में चल रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने मायोंग पर डॉक्यूमेंट्री बनाने कई रिपोर्टर्स वहां जाते रहते हैं। ऐसी ही एक मीडिया टीम अपने हेड विक्रांत के साथ वहां पहुंची और वहां के स्थानीय निवासियों से बहुत सी जानकारियां जुटाई। सुना है यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर पुरुषों का जाना सख्त मना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर कोई पुरुष वहां पर चला भी जाता है ना, तो वहां की जादूगरनियां उसे अपने जादू से कोई पशु या पक्षी बना देती है और हमेशा के लिए वो आदमी वहीं का होकर रह जाता है। उस स्थान का नाम है कामरूप का तीरिया राज। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि आजकल के जमाने में भी कोई कैसे किसी को पशु पक्षी बना सकता है? क्या कभी कोई वहां से लौटकर वापस नहीं आया? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। इसलिए वहां पर कोई नहीं जाता है। एक बार एक धनराज नाम का व्यापारी वहां से लौट कर आया था, तो उसने जो वहां के बारे में बताया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या बताया था धनराज ने? आप हमें बताएंगे क्या? व्यापारी धनराज अपने व्यापार के लिए एक बार मायोंग में आए थे। यहाँ पर एक स्थान ऐसा भी है जिसे कामरूप का तीरिया राज कहा जाता है। कहते हैं वहां पर किसी भी पुरुष को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर केवल जादूगरनियां ही हैं जो अपने काले जादू से पुरुषों को जानवरों में बदल देती है। उसके बाद वे पुरुष उम्र भर के लिए बकरा बनकर या कोई अन्य जानवर बनकर वहीं रह जाते हैं। फिर वो तीरिया राज से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। यही सब हुआ धनराज के साथ भी। जब मायोंग की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने नौकरों और सेवकों के साथ जंगल में प्रवेश कर लिया, वहीं इसे खूबसूरत औरतों की टोली आती हुई दिखाई दी। अभी धनराज उन्हें देख ही रहा था कि तभी एक पालकी का पर्दा हटा और एक खूबसूरत औरत ने बाहर झांकते हुए धनराज की तरफ देखा। उसकी खूबसूरती देखकर धनराज सब कुछ भूल गया और बेहोश हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? धनराज इस वक्त एक खूबसूरत नगर के खूबसूरत घर में था, जहां पर उसे सिवाय औरतों के और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो पालकी वाली खूबसूरत औरत धनराज के पास आई और उसे लगातार देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उसके मंत्रों की शक्ति से जल्द ही धनराज एक बकरा बन गया और अपनी पूरी जिंदगी के बारे में भूल गया। फिर वो जादूगरनी दिन भर उसको बकरा बनाकर रखती और रात को उसे वापस इंसान बनाकर उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाती। फिर एक दिन धनराज अपनी पत्नी के पास वापस आ गया और अपनी पत्नी से कामाख्या देवी के मंदिर में मिला। क्या बात कर रहे हो? लेकिन फिर धनराज तीरिया राज से बाहर कैसे आया? धनराज ने उसके साथ बीती हुई हर एक बात बताई, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने कामाख्या मां के मंदिर में उसके लिए दिन रात प्रार्थना की और पूजा के असर से उसके ऊपर से जादूगरनी के मंत्रों का असर धीरे धीरे खत्म हो गया। और फिर उसे एक ऐसा पेड़ दिखाई दिया जिसमें एक गुप्त मार्ग था, जो जादूगरनियां दूसरी दुनिया से पुरुषों को अपनी दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल करती थी। जिन जिन पुरुष की उम्र ज्यादा हो जाती थी, उनकी बलि देकर अगला पुरुष ढूंढा जाता था। धनराज फिर उसी पेड़ के मार्ग से भागकर वापस आ गया। तो क्या वहां धनराज को कोई भी पुरुष दिखाई नहीं दिया? वहां कई पुरुष थे, लेकिन इंसानी रूप में नहीं, बल्कि जानवरों और पक्षियों के रूप में, जो पूरी रात इंसान बनकर अपनी अपनी मालकिनों को खुश करते रहते थे और सुबह होते ही वो जादूगरनियां उन्हें वापस जानवर या पक्षी बनाकर कैद कर देती थी। लेकिन ये औरतें ऐसा करती ही क्यों थीं? क्या मिलता था इनको ऐसे वशीकरण मंत्र करके? जितना ज्यादा ये जवान मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उतना ज्यादा ही ये जवान और खूबसूरत रहती है। हम सभी को तो बहुत तरस आता है वहां के पुरुषों की हालत सुनकर, लेकिन हम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत कम लोग ही इतने खुशनसीब होते हैं जो वहां से वापस आ पाते हैं। ये जादूगरनियां वशीकरण मंत्रों की सहायता से मर्दों को काबू करके अपनी हर एक जरूरत पूरी करती है।
और जब वे पुरुष ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उनकी गर्दन काटकर बलि देती है। वे सालों से ऐसा ही करती आ रही है और अब कोई चाहकर भी उन जादूगरनियों को नहीं हरा पाता है। इसीलिए आज भी उस इलाके में अंधेरा होने के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता। वशीकरण मंत्र के अलावा वहां कुछ और मंत्र भी काफी प्रचलित है, जैसे उड़न मंत्र, लूकी मंत्र इत्यादि। उड़न मंत्र को सिद्ध करना भी कोई साधारण बात नहीं। इसके लिए 3 लाख से भी अधिक बार इसका उच्चारण किया जाता है, तब कहीं जाकर यह मंत्र सिद्ध होता है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनका उपयोग वहां पर अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो राजा का मायोंग और बूढ़ा मायोंग कई वर्षों पहले ही 2 हिस्सों में बंट गया था, लेकिन यहां की एक प्रथा ऐसी भी है जो बूढ़े मायोंग को राजा के मायोंग से जोड़ती है। ये प्रथा पूरी की जाती है बैसाखी के दिन। आज बैसाखी का दिन है और आज के दिन हमारे राजा पूजा करने बूढ़े मायोंग जाते हैं और उनके साथ हम सब भी होते हैं। लेकिन हमने जहां तक सुना है बूढ़े मायोंग में तो किसी का आना अलाउड नहीं था। लेकिन आज के दिन राजा को जाना पड़ता है, क्योंकि आज से लगभग 355 सालों पहले बूढ़े मायोंग में एक चमत्कारी चीज उत्पन्न हुई थी जो कि सोने की तरह चमक रही थी। लेकिन वो क्या वस्तु थी? क्या वो काले जादू से ही उत्पन्न हुई थी? वो कृष्ण जी की सोने की मूर्ति है जो देखने में हजारों वर्षों पुरानी लग रही थी। वो आज से 355 वर्षों पहले बूढ़े मायोंग के जंगलों में मिली थी। उस मूर्ति को काफी गुप्त रूप से रखा जाता है और वो भी मायोंग के राजा के पास। आज के दिन मायोंग के निवासी अपने राजा और 5 पालकियों के साथ वहां तक पैदल पहुंचते हैं। तो वो कृष्ण जी की चमत्कारी मूर्ति कहाँ होती हैं? वो हम तीसरी पालकी में रखते हैं और ये 5 पालकियों में पंच देवता होते हैं जिन्हें वहां पर पहले घुमाया जाता है, फिर बूढ़े मायोंग में जाकर सभी मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। मायोंग का ये सबसे प्रचलित उत्सव है जो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हर साल उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन वो मूर्ति इन्हें प्राप्त हुई थी। वहां पर एक जादूगर ऐसा भी है जिन्हें जादू का राजा कहा जाता है और उनका नाम है प्रबिन साइका जी। वो वहां पर आज भी हर प्रकार का काला जादू करते हैं। क्या सच में होता है इस तरह का वशीकरण? क्या यहाँ की जादूगरनियां सच में मर्दों को बकरा बना देती हैं? क्या होती है तंत्र साधना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आने वाले एपिसोड्स। आप सबके मन में एक विचार तो जरूर आता होगा कि इस काले जादू से किस तरह के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जो लोग जादू टोना और काले जादू को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, वे सभी ये नहीं जानते कि काला जादू इतना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होता है कि ये आपकी दिशाओं को ही बदलने की शक्ति रखता है। काले जादू की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है और व्यापार या नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप पर किसी ने काफी सख्त तरीके से काला जादू किया हो तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। मायोंग से ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां जुड़ी हैं जो हमें काले जादू की शक्ति का बोध करवाती है। ऐसे ही एक बहुत बड़े डायरेक्टर जो काले जादू पर फिल्म बनाना चाहते थे, उन्होंने मायोंग में आकर यहां की काली शक्तियों का अध्ययन किया और बहुत से स्थानीय निवासियों से भी मिले। उनसे जो भी जानकारी हासिल हुई वो सच में काफी चौंका देने वाली थी। छोटी फिल्में बनाने वाला वो डायरेक्टर अपनी टीम के साथ कई दिनों तक वहां पर घूमा और फिर उसे वहां एक रहस्यमय झील दिखाई दी जिससे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई थी। उस डायरेक्टर, जिनका नाम था RK कुमार, जो ज्यादातर इन्हीं विषयों पर फिल्में बनाना पसंद करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस झील के बारे में
और भी ज्यादा जानने का निर्णय लिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस झील को हाडुक बील क्यों कहा जाता है और इसका इतिहास क्या है? हमारे यहाँ पर बील किसी झील को कहा जाता है और इस झील को लेकर तो कई कहानियां भी जुड़ी हैं। ऐसी एक कहानी जो आज से लगभग 50 से 60 साल पहले की है, वो यहाँ पर काफी प्रचलित है। अच्छा, तो फिर बताइए ना कि वो क्या कहानी है। हम भी जानना चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी फिल्म में भी यूज कर सकें। ये कहानी पारंपरिक मायोंग में रहने वाले 3 भाइयों की है जो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहते थे। उनमें से जो मंझला भाई था उसका नाम था कांतो। वो गांव में सभी का सामान चुराया करता था, जैसे किसी की बकरियां, किसी के अन्य जानवर या कोई भी कीमती वस्तु। जब गांव वालों ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो उसकी खूब पिटाई की, जिस वजह से वो उस गांव से भाग गया और उसके बाद उसकी माँ शर्मिंदगी की वजह से अपने बाकी दोनों बेटों के साथ वहां से हमेशा के लिए चली गई। ओह वाओ! इसके बाद क्या हुआ? और ये कहानी इस झील हाडुक बील से कैसे जुड़ती है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दरअसल कुछ टाइम बाद कांतो वापस आ गया और वो भी एक तांत्रिक बनकर। अब गांव में कोई भी बीमार पड़ता तो उसका इलाज कांतो अपनी तांत्रिक विद्याओं से कर देता, जिस कारण अब सब उसका सम्मान करने लगे। फिर एक दिन हाडुक बील का एक किनारा गांव के एक शख्स ने सरकार से कुछ समय के लिए किराए पर ले लिया। वो मछली पालन का व्यापार करने लगा और जिसे भी रात को देखरेख के लिए कार्य के लिए रखता, उसे अगली सुबह वो इनाम के तौर पर एक मछली देता। इस तरह से उसका मछली पालन का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा। बस एक रात उसने कांतो तांत्रिक को इस झील की देखरेख के लिए रखा और उसे अगले दिन इनाम के रूप में एक मछली दी। लेकिन कांतो तांत्रिक को वो मछली पसंद नहीं आई और उसने एक रात उस झील में ऐसा काला जादू किया जिससे उस झील में मछलियां होने के बावजूद भी कोई मछली पकड़ में नहीं आती थी। जल्द ही लोगों को पता चला कि यह काम कांतो द्वारा किया गया है। उसने एक बंदर की खोपड़ी पर काला जादू करके उसे झील में गाड़ दिया था। गांव वालों ने कांतो तांत्रिक को एक बार फिर से खूब मारा और उसे गांव से भगा दिया। उस बंदर की खोपड़ी को बाद में अन्य तांत्रिकों ने निकालकर भस्म कर दिया और फिर से वहां से मछलियां पकड़ में आने लगीं। ओह, तो इसका मतलब सच में काले जादू में इतनी ताकत होती है कि ये चलता हुआ अच्छा खासा व्यापार भी बंद करवा सकती है। हाँ, सच में होती हैं। काला जादू और तंत्र मंत्र की शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं। इसे कभी भी अंधविश्वास समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। आर.के. कुमार इस कहानी को सुनकर सच में काफी हैरान था और अब वो इस स्थान के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहता था। इसलिए वो वहां से आगे बढ़ा और फिर उसने मायोंग के बारे में कई जानकारियां हासिल की। इसी तरह एक लड़का जिसके करियर की अभी शुरुआत ही थी, उसका नाम था अनिल। वो भी अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए यहाँ आया और उसे यहाँ के बारे में काफी कुछ पता चला। उसे ये भी पता चला कि वशीकरण मंत्र द्वारा अगर कोई किसी से एक तरफा प्रेम करता है तो वो उसको पा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वशीकरण मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद अनिल एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिला और उस तांत्रिक का नाम था जुंटो सरमुंडो। मेरे पास सिर्फ आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, अगरतला, महाराष्ट्र और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके फिलहाल तो मुझे नाम भी नहीं याद। इसके अलावा मेरे पास विदेशों से भी लोग अपनी समस्याओं का निवारण करवाने आते हैं, जैसे सऊदी अरब, दुबई, बांग्लादेश इत्यादि। तो इसका मतलब आपको और आपके जादू को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। वैसे आप किन किन समस्याओं का समाधान करते हैं? हाँ, मेरे पास बहुत दूर से लोग आते हैं और सबसे ज्यादा वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके किसी कारणवश बच्चे नहीं हो रहे होते। बहुत से लोग काले जादू से कई औरतों की कोख बांध देते हैं, तो उनके समाधान करवाने के लिए वो मेरे पास आते हैं और मैं अपने मंत्रों की शक्ति से ऐसी औरतों की कोख खोलकर उन्हें स्वस्थ कर देता हूं, जिससे कि उनकी झोली अवश्य भर जाती है। और अगर किसी औरत को बीमारी की वजह से बच्चे ना हो रहे हो या उसके पति में कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हो, तो क्या तब भी समाधान कर पाते हैं आप? हाँ,
तो भी मैं अपने मंत्रों की सहायता से उनका इलाज करता हूं, जिससे उन्हें जाने के बाद जरूर फर्क पड़ता है। तांत्रिक जुंटो सर मुंडो की उम्र 58 साल है और उन्होंने ये कार्य 14 वर्ष की आयु से शुरू किया था। ये कार्य उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही विरासत परंपरा से मिला था और समय के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें ऐसा करते हुए पूरे 44 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये केवल काला जादू का इलाज ही नहीं बल्कि बीमारियों का भी इलाज करते हैं और इनके पास काफी देसी दवाइयां भी इस कार्य के लिए होती है। और क्या क्या रहस्य छुपे हैं मायोंग में? आखिर क्यों मायोंग को हिंदू और बौद्ध धर्म का संगम कहा जाता है? मायोंग और कामाख्या देवी के मंदिर में एक बहुत बड़ा संबंध है, जिसका प्रमाण हमें आज भी मायोंग में देखने को मिलता है। वो प्रमाण क्या है, वो हमें मायोंग में जाने से पता चलता है। ऐसे ही काले जादू पर रिसर्च कर रही एक टीम मायोंग पहुंची और उन्हें वहां पर अपने बहुत से सवालों के जवाब भी मिले। उन्होंने वहां के निवासियों से कई तरह के सवाल भी किए और फिर वो बूढ़े मायोंग की पहाड़ी के नीचे स्थित एक मंदिर में पहुंचे। वे उस मंदिर के पुजारी से मिले जिनका नाम था देवे नलिका। सुना है मायोंग में बहुत से शक्तिपीठ हैं जो कि काफी प्राचीन भी हैं। जी हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है कि यहाँ पर बहुत से प्राचीन शक्तिपीठ पाए जाते हैं और इन्हीं शक्तिपीठों में ही पहले के समय में तंत्र साधना की जाती थी। जिस मंदिर में वे खड़े थे वो भी वहां की काफी प्राचीन शक्तिपीठ ही था और यही वो मंदिर भी था जो मायोंग को सीधे कामाख्या देवी के मंदिर से जोड़ता है। जब ये बात वहां के पुजारी जी ने पूरी टीम को बताई तो वे सभी हैरान हो गए। उनके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके जवाब अब केवल पुजारी जी ही दे सकते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कामाख्या देवी का मंदिर तो यहां से लगभग 46 से 47 किलोमीटर दूरी पर है, तो मायोंग को कामाख्या देवी के मंदिर से भला आप कैसे जोड़ सकते हैं? यही सत्य है। इस मंदिर के ठीक नीचे एक गुफा है। वो गुफा सीधे आपको कामाख्या देवी मंदिर में योनि कुंड तक लेकर जाती है। क्या सच में वो गुफा हमें वहां पहुंचा सकती है? क्या कभी कोई उस गुफा से मंदिर तक गया है? और वो गुफा है कितने साल पुरानी? ये तो हम भी नहीं जानते कि वो गुफा कितने साल पुरानी है, क्योंकि जब से होश संभाला है तभी से हम इस गुफा को देखते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी है, वो ये कि जब से नीलांचल पर्वत पर कामाख्या माँ का मंदिर है उसी समय से ही ये गुफा भी यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये गुफा सदियों पुरानी है। जैसे जैसे मंदिर के वो पुजारी पूरी टीम को इस बारे में बता रहे थे वैसे वैसे उनकी उत्सुकता और ज्यादा जानने की बढ़ती ही जा रही थी। कुछ स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना था कि ये गुफा जो मायोंग में है वो कामाख्या माँ के मंदिर से भी पहले की है। तो इस वजह से मायोंग के कुछ स्थानीय निवासी ये भी बताते हैं कि तंत्र की साधना कामाख्या माँ के मंदिर से पहले यहां मायोंग में ही शुरू हुई थी। उसके बाद वो पूरी टीम पुजारी के साथ उसी गुफा के बाहर पहुंच गई, जिसके बारे में पता चला था कि ये सीधे कामाख्या देवी के मंदिर में योनि कुंड तक जाती है। वे सभी चलते हुए शीघ्र ही उस गुफा तक पहुंच गए और उसे काफी ध्यान से देखने लगे। लेकिन उस गुफा को देखकर सभी हैरान हो गए। हम तो सोच रहे थे कि इस गुफा का द्वार खुला होगा जिससे हमको भी इसके अंदर जाने का मौका मिलेगा और हम इसके अंदर देख पाएंगे, लेकिन यह गुफा तो पत्थरों से बंद हो चुकी है। दरअसल उस गुफा के सामने बड़े बड़े काले रंग के विशाल पत्थर रखे हुए थे जिन्हें हटाना काफी कठिन कार्य था। यही वजह थी कि गुफा का वो मार्ग अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब इस गुफा से कोई आ या जा नहीं सकता था। ये गुफा पहले खुली हुई थी और यहीं से ही मायोंग के तांत्रिक कामाख्या माँ के मंदिर में जाकर गुप्त तंत्र साधना किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गुफा अंदर से इतनी बड़ी है कि
उस काल में एक ही समय में एक साथ 1000 से अधिक तांत्रिक इसमें बैठकर अपनी तंत्र साधना किया करते थे, लेकिन फिर ये किसी रहस्यमय कारण से बंद हो गई। इस गुफा के बंद होने का ऐसा भी कौन सा रहस्यमय कारण था? अगर आप जानते हैं तो प्लीज हमें भी बताइए। कहते हैं कि एक बार यहाँ पर बहुत से तांत्रिक अपनी साधना कर रहे थे और फिर साधना पूरी होने के बाद वो वहां से चले गए, लेकिन एक तांत्रिक को तभी याद आया कि उसका वो चाकू जिसे वो नरबली देता है वो अंदर ही छूट गया है, और वो अकेले ही तेजी से वापस आया और चाकू लेकर जैसे ही बाहर आया, अगले ही पल एक बड़ा सा पत्थर आकर गुफा के सामने आकर गिरा और ये गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब उस तांत्रिक ने ऐसा क्या किया जो ये गुफा बंद हुई, ये तो वही जानता होगा, लेकिन उसके बाद से कभी कोई यहाँ से नहीं जा सका है। वो गुफा अब चाहे बंद है, लेकिन वही के योनि कुंड से पानी की एक धारा मायोंग तक आती है। वहीं पर हिंदू धर्म के लोग पुराने जमाने में तंत्र साधना किया करते थे। उसके अलावा वहीं पर एक पहाड़ भी है जिसका नाम है कशिला कच्छप पहाड़ी, जिसका अर्थ हुआ कछुआ, और उसी स्थान पर कामाख्या मां की जागृत आंखें भी मौजूद है। इस स्थान पर योनि कुंड के अलावा अष्टदल कुंड भी है। योनि कुंड की साधना जहां हिंदू समाज करता था, वहीं अष्टदल कुंड पर साधना करने बौद्ध धर्म को मानने वाले भी आते थे। इस तरह से देखा जाए तो ये स्थान हिंदू और बौद्ध धर्म को एक ही स्थान पर जोड़ता था, जो यहां पर अपनी साधना किया करते थे। इसके अलावा वहां पर अष्टभुजा चक्र और माता का त्रिशूल भी अंकित है, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। हमने सुना है कि ये जो योनि कुंड है और कामाख्या देवी का मंदिर है, यहाँ पर भी माता सती के शरीर का कोई अंग गिरा था। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब माता सती के अंग धरती पर गिरे थे तो उनकी योनि अर्थात गर्भाशय वहां पर गिरा था, जिसे आज वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थापित हुआ। योनि कुंड से हमेशा ही पानी बहता है, लेकिन केवल 3 दिन के लिए वो पानी लाल हो जाता है। इस तरह से मायोंग को ये गुप्त गुफा कामाख्या देवी के मंदिर में स्थित योनि कुंड से जोड़ती है, और प्राचीन काल में मायोंग के तांत्रिक इसी गुफा के मार्ग से कामाख्या देवी के मंदिर जाया करते थे, या फिर अपनी गुप्त साधना भी इसी गुफा में करते थे। इसके अलावा वहां पर बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं भी हैं, जिनका अपना महत्व है। इसके साथ ही यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, जो यहां की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। क्या इसके अलावा और भी है बूढ़े मायोंग की कहानी? क्या भगवान शिव और मां पार्वती से भी है संबंध मायोंग का? कहां पर है भगवान गणेश की मूर्ति? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते यूं तो मायोंग काले जादू के लिए ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे मंदिर भी पाए जाते हैं जिनसे यह पता चलता है कि मायोंग निवासी ईश्वर के प्रति भी गहरी आस्था रखते हैं। मायोंग गांव और उसके आसपास के इलाकों में कुछ ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो वहां के इतिहास को दर्शाते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे वहां की कुछ ऐतिहासिक मूर्तियों के बारे में। मायोंग के मंदिरों से जुड़े इतिहास को जानने के लिए आज ही एक रिसर्च टीम मायोंग के लिए रवाना हुई। वहां के रास्तों में दोनों तरफ काफी घने पेड़ हैं और बड़े बड़े पत्थर उस रास्ते को और भी डरावना बना देते हैं। लेकिन दिन के उजाले में वो रास्ता थोड़ा कम डरावना लगता है। अगर आप मायोंग जाते हैं तो रास्ते में कई ऐसे चिन्ह भी देखने मिलते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि पुराने जमाने में यहां पर तंत्र साधनाएं हुआ करती थी। इसके अलावा मायोंग में ऐसे कुछ मंदिर आज भी मौजूद हैं जहां पर बहुत से तांत्रिक अपनी तंत्र साधनाएं किया करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि इन मंदिरों में उस समय असीम ऊर्जा प्रवाहित हुआ करती थी जो तांत्रिकों को साधनाओं में मदद करती थी। सुनने में तो यह भी आता है कि चाहे उन मंदिरों में अब तंत्र साधनाएं ना होती हो, लेकिन वहां पर आज भी
असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी तरह से एक लंबा और सुनसान रास्ता पार करके एक मीडिया टीम मायोंग के एक ऐसे मंदिर में पहुंची जिसके बारे में पहले भी वो सुन चुके थे। क्या आप हमें इस मंदिर के बारे में बता सकते हैं? अगर आप यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं तो प्लीज हमें भी बताइए, जिसे हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में बता सकें। हाँ, इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत कुछ अपने पूर्वजों से सुना है। वैसे तो यहाँ सदियों से तांत्रिक अपनी तंत्र साधना करते थे, क्योंकि ये मंदिर मायोंग के राजा और भीमपुत्र घटोत्कच के राज्य में भी हुआ करता था। इसीलिए ये मंदिर अपने इतिहास के लिए काफी प्रचलित है। लेकिन यहाँ जो गणेश मूर्ति स्थापित है ना, इसका अपना ही एक महत्व है। गणेश मूर्ति का क्या महत्व है? हमें भी विस्तार से बताइए। ये जो मंदिर में पत्थर की बनी हुई गणेश भगवान की मूर्ति आप सब देख रहे हैं, ये मूर्ति 2008 से पहले यहां नहीं हुआ करती थी। फिर एक दिन गांव के ही एक आदमी के सपने में ये मूर्ति दिखाई दी और उसने इस बारे में सभी को बता दिया। उस आदमी ने सपने में मूर्ति का जो स्थान देखा था, उस जगह पर जाकर ही खुदाई की गई तो ये मूर्ति जमीन के काफी नीचे जाकर मिली। उसके बाद ही गणेश भगवान का ये मंदिर बनाकर इस मूर्ति की यहां पर स्थापना की गई। वाह, ये तो सच में चमत्कार ही है कि एक मूर्ति सपने में दिखाई दी और फिर वो सच में उसी जगह से निकली जो सपने में देखी गई थी। उस मंदिर में एक अलग ही शांति महसूस होती थी और उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे जो देखने में काफी आकर्षित लग रहे थे। कुछ पत्थर तो वहां पर इतने बड़े हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये बड़े बड़े दानवों के लिए खाना खाने के टेबल हो। अजय और उसकी टीम मंदिर के आसपास चारों तरफ अच्छी तरह से देखने लगी और तभी उन्हें दो बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच एक रास्ता दिखाई दिया जो ज्यादा चिकना होने की वजह से उस पर पांव बार बार फिसल रहा था। अजय और उसकी पूरी टीम जैसे ही उस रास्ते पर आगे बढ़ी कि तभी उन्हें वहां पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जिसमें एक पत्थर का खूबसूरत शिवलिंग था। यहां जाने के बाद एक बात तो साफ तौर पर कह सकते हैं और वो ये है कि मायोंग निवासी शिव और गणेश की भी आराधना करते हैं। उसके बाद अजय और उसकी टीम एक और मंदिर भी पहुंची। पुजारी जी, सुना है इस मंदिर में पुराने जमाने में प्रसाद ग्रहण करने हर रोज हाथी आया करता था। आपने बिल्कुल सही सुना है। इस मंदिर में पुराने जमाने में एक हाथी हर रोज आया करता था, जिसे यहाँ के निवासी गणेश जी का ही रूप मानते थे। इस मंदिर में भी गणेश जी की मूर्ति पत्थर की थी और उनके साथ ही शिवलिंग भी था। उसके अलावा वहां पर एक देवी की मूर्ति भी थी जो बिल्कुल कामाख्या मां के जैसी लग रही थी। मायोंग के लोगों को अपनी कला और यहाँ के स्थलों पर गर्व है और वो अपनी हर एक विधा अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जरूर सिखाते हैं। चाहे अब काला जादू केवल बूढ़े मायोंग का हिस्सा हो, लेकिन वहां के प्राचीन मंत्रों और तंत्रों से जुड़े दस्तावेजों को आज भी वहां गुवाहाटी के संग्रहालय में सजा कर रखा गया है। मायोंग जाने वाले हर टूरिस्ट को उस संग्रहालय में जरूर जाना चाहिए। सुना है गुवाहाटी में मायोंग नाम से एक संग्रहालय भी है, तो क्या आप बता सकते हैं उस बारे में? ये निवासी कुछ पढ़ा लिखा भी लग रहा था, इसलिए अजय ने उसी से ऐसा सवाल करना ज्यादा सही समझा। जी हाँ, उसका नाम है मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट। उसमें आपको मायोंग से जुड़े बहुत से तंत्र मंत्र देखने को मिलेंगे जिनका उपयोग पहले काले जादू के लिए किया जाता था। इस संग्रहालय को लेकर सबसे खास बात यह है कि इसको नेशनल ज्योग्राफिक ने दुनिया के 10 अनोखे म्यूजियम्स की लिस्ट में रखा है। ये अपने आप में मायोंग के लिए एक सम्मान की बात है। इसके बाद अजय की टीम एक म्यूजियम के केयरटेकर करुणानाथ से भी मिली, जिन्होंने म्यूजियम में ऐसी बहुत सी चीजें दिखाई जो काले जादू से जुड़ी थी और उन्हें अब म्यूजियम को सौंप दी गई थी। क्या आप किसी ऐसे जादूगर के बारे में बता सकते हैं जो मायोंग के सबसे बड़े जादूगरों में से एक हो? हाँ, जरूर बता सकता हूँ। मायोंग के सबसे बड़े जादूगरों में से एक थे जतिन डे और उन्हें मायोंग का बच्चा बच्चा जानता था।
उनका सामान आज भी हमारे म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम के केयरटेकर करुणानाथ ने उनको जो सामान दिखाया उसमें टाइगर के दांत, कछुए के नाखून और राइनो यानी गेंडे का सिर भी था। यूं तो अब काले जादू की जगह सफेद जादू ने ले ली है, जो गांव वालों की भलाई में इस्तेमाल किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि गांव वालों ने अब अपने काले जादू के सभी तंत्र मंत्र सरकार को सौंप दिए हैं, जो सरकार ने म्यूजियम में रखे हैं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो अभी भी गांव वालों ने सरकार को नहीं सौंपे हैं, और ये संख्या में लगभग 400 से भी अधिक है। ऐसा नहीं कि वहां के लोग काला जादू नहीं जानते हैं, लेकिन सरकार द्वारा बैन लगाने के बाद वहां के लोगों को वो चीजें ही नहीं मिलती है जो काले जादू के लिए अनिवार्य है। क्या होती है नरबली, और क्या मायोंग में आज भी दी जाती है नरबली? कैसा है अब मायोंग का माहौल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मायोंग में होने वाली नरबली के विषय में। कहा जाता है कि आज से लगभग 500 वर्षों पहले मायोंग में नरबली हुआ करती थी, लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए कड़े कानूनों की वजह से अब नरबली पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन आज भी वहां पर ऐसे स्थान पाए जाते हैं जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि यहां पर नरबली हुआ करती थी। इसी विषय पर रिसर्च करने वाली एक टीम कोलकाता से मायोंग, खास तौर पर मायोंग के विषय में जानने के लिए पहुंची, और उन्हें वहां पर बहुत ही रोचक वस्तुएं दिखाई दी जो कि नरबली से जुड़ी हुई हैं। सुना है यहाँ पर पुराने जमाने में नरबली हुआ करती थी। हम इस विषय पर एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें इस बारे में बता सकते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मायोंग में नरबली हुआ करती थी। ये बात बहुत ही पुरानी है, लेकिन जिस जगह पर नरबली हुआ करती थी, अगर आप वहां जाएंगे तो आप उस स्थान को देखकर खुद ही इस बात को सच मान लेंगे। तो क्या आप हमें उस जगह पर लेकर जा सकते हैं? उसके बाद वो आदमी पूरी टीम के साथ उनमें से एक स्थान पर पहुंचा जहां पर नरबली हुआ करती थी। वो जगह काफी सुनसान थी और वहां नंगे पांव ही जाना पड़ता था। वहां पर जाने के बाद मानस और उसकी टीम ने जो देखा वो अपने आप में हैरान करने वाला था। ये तो शिलाखंड है, और इसी में माता पार्वती और शिवजी की मूर्ति भी बनी हुई है, जिसे शायद बहुत पहले कभी खुदाई करके बनाया गया था। कब से है ये मूर्ति, और क्या यहाँ पर पूजा भी होती है? ये शिलाखंड सदियों पुरानी है, और यहाँ हर वर्ष जेठ के महीने में एक खास पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उस स्थान के साथ सिर्फ नरबली की ही नहीं, बल्कि कुछ और कहानियां भी जुड़ी हुई थी, और शिव पार्वती के साथ ही वहां पर एक झरना बह रहा था जो देखने में बेहद खूबसूरत भी लगता है। सुना है इस झरने का पानी आम पानी नहीं है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। ये झरना यहाँ कभी नहीं सूखता है, और इसका पानी 12 महीने बहता रहता है। इसके पानी में एक अलग ही ऊर्जा का निर्वाह होता है, इसीलिए इसका पानी लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और उस पानी का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। फिर मानस की नजर उस पानी के बीचों बीच बनी एक शिलाखंड पर गई, जिस पर एक गणेश भगवान की तस्वीर भी खुदी हुई थी। देखने में वो तस्वीर भी काफी आकर्षक लग रही थी। क्या ये मूर्ति भी बहुत पुरानी है? और ये तो पानी के उस पार है, इसकी पूजा कैसे करते हैं? गणेश जी की मूर्ति की पूजा भी जेठ के महीने में पानी के बीच में जाकर की जाती है, और ये सभी मूर्तियां इतनी ज्यादा पुरानी हैं कि कोई भी इनका इतिहास नहीं बता सकता। तो क्या नरबली भी यही हुआ करती थी? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए ना। हाँ, यही वो स्थान है जहां पर नरबली हुआ करती थी, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है जो हमने अपने दादा परदादाओं से सुनी थी, और यहां तक कि उन्होंने भी अपने दादा परदादाओं से ही सुनी थी। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि नरबली कितने सालों पहले हुआ करती होगी। तो इसका मतलब नरबली सच में हुआ करती थी। कुछ और भी बताइए ना हमें इस बारे में। मैंने जितना भी सुना है उस हिसाब से
नरबलि साल में एक बार होती थी, लेकिन वो बहुत ही बड़ी पूजा के बाद हुआ करती थी, जिसमें चौंका देने वाली बात यह है कि पूजा होने के बाद नरबलि के लिए शख्स अपने आप ही नरबलि से ठीक पहले हाजिर हुआ करता था। उसके लिए किसी भी मनुष्य के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो शख्स कहां से आता था ये भी कोई नहीं जान पाता था। मंदिर के पुजारी जी की बताई हुई ये बात सच में हैरान करने वाली थी, जिसे सुनकर मानस और उसकी पूरी टीम ही चौंक गई। सच में नरबलि के समय किसी अनजान मनुष्य का अपने आप वहां पर उपस्थित होना अपने आप में एक चमत्कार ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आदमी इस सामने बहते झरने के पानी में जाकर खुद ही स्नान करके उस स्थान पर पहुंच जाता था जहां पर बलि दी जाती थी। ये अपने आप में ही एक चमत्कार था, जिसे आज भी हर कोई सच मानता है। ये सभी स्थान तो हमने देख लिए, अब वो स्थान भी दिखाइए ना जहां पर नरबलि दी जाती थी। अब उस मंदिर के पुजारी जी उस स्थान पर हमें लेकर गए जहां पर नरबलि हुआ करती थी, जो बिल्कुल साथ ही था। वहां पर आज भी बलि करने वाले अस्त्र मौजूद थे, जिन्हें वहां की भाषा में दाखोड़ कहा जाता था। आज भी वहां पर हर वर्ष जेठ माह में काफी लोग आते हैं और पूजा करते हैं। उन औजारों की भी पूजा की जाती है जिसका उपयोग नरबलि के लिए किया जाता था। जिस स्थान पर नरबलि होती थी उसे पूजा अहन कहा जाता था। आज भी जब हर वर्ष यहां पर पूजा की जाती है, तब स्थान पर ही केले के पत्ते में पूजा का सामान रखकर पूजा की जाती है। क्या आज भी यहाँ पर नरबलि होती है या वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है? हाँ, ये प्रथा आज भी की जाती है, लेकिन अब नरबलि नहीं होती। सिर्फ प्रथा के नाम पर उस जानवर की पूजा करते हैं जिसे बलि के लिए चुना जाता है। उसके बाद उसे मारने की बजाय माता रानी के नाम पर छोड़ दिया जाता है। इनके लिए कबूतर, बकरा या कोई भी पशु पक्षी हो सकता है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नरबलि के नाम पर किसी बेजुबान जानवर या इंसान को नहीं मारा जाता है, पूजा के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये सच में सभी के लिए काफी अच्छी बात थी कि अब नरबलि को बंद कर दिया गया है और नरबलि के नाम पर किसी भी मासूम का खून नहीं बहाया जाता है। उसके बाद पंडित जी ने मायोंग के बारे में एक और खास बात बताई, और वो ये कि मायोंग में कई प्रकार की छोटी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां पाई जाती है। वे सभी मूर्तियां यहाँ के निवासियों के सपने में आई, और जो उस स्थान पर सपने में दिखाई दी, उसी स्थान पर वो मूर्ति खुदाई करके मिट्टी के अंदर से निकाली गई। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि जिस स्थान पर इतना ज्यादा काला जादू हुआ करता था, वहां पर गणेश भगवान की इतनी मूर्तियां निकल रही हैं। ये जो आप झोपड़ी में हवन कुंड देख रहे हैं, ये गुजरात की एक औरत को सपने में दिखाई दिया था। वे लोग फिर यहां आए और उन्होंने पूजा की, जिससे उनकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। ये तो सच में अपने आप में ईश्वर का ही चमत्कार है, जो सपने में इन्हें ये स्थान दिखाई दिया और उन्होंने गुजरात से यहाँ कर पूजा की। आज से लगभग 500 साल से भी पहले मायोंग में नरबलि एक आम प्रथा थी, लेकिन आज के मायोंग में नरबलि पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि काले जादू का मुख्य केंद्र मायोंग ही है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मायोंग में ही काले जादू की शुरुआत हुई। केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी मायोंग को काले जादू के कारण जाना जाता है, और इसीलिए आज का मायोंग एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। दूर दूर से लोग मायोंग की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने के लिए यहां आते हैं। अगर आप भी घूमने के लिए एक अलग और रहस्यमय जगह खोज रहे हैं, तो मायोंग आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। मायोंग को द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि सच में मायोंग से बड़ा काले जादू और सफेद जादू का
और कोई स्थान नहीं है। आज मायोंग में काले जादू का स्थान सफेद जादू ले चुका है, जो लोगों की भलाई में काम आता है। इस तरह मायोंग में रहने वाले लोगों ने आज भी अपनी धरोहर और विरासत के रूप में मिलने वाले इस ब्लैक मैजिक को सहेज कर रखा हुआ है। उम्मीद है इस शो के जरिए आपने भी मायोंग के रोमांच को महसूस किया होगा, मायोंग के ऐतिहासिक महत्व को भी जाना होगा और वहां के काले जादू की मायावी दुनिया का भी अनुमान लगा लिया होगा। यही तो है हमारे भारत देश की खासियत, जहां आज भी मायोंग जैसी अद्भुत अजब जादुई दुनिया अस्तित्व में है।